सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू हम इकोनॉमिक्स के एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का सर्कल क्या होता है और बूम के टाइम पे या रिसेशन के टाइम में वो सर्कल कैसे दिखता है। और साथ ही हम समझेंगे कि गवर्नमेंट ने जो भी रिसेंट इकोनॉमी को रिसेशन से निकालने के लिए मेजर्स करे हैं, उनका वो इस सर्कल के साथ किस तरह से रिलेटेड है, वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट के मेजर को। इससे पहले हम थोड़ा सा अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेते हैं कि ये सर्कल होता है। तो बेसिकली ये एक सर्कल मैंने बनाया है। इस सर्कल में आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं डिमांड वाले पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री में लोगों के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हो, यानी कि लोगों की थॉट्स पॉजिटिव हो, वो पेसिमिस्टिक ना हो। तो डिमांड अगर, उससे क्या होगा कि उनकी डिमांड बढ़ेगी। अगर कंट्री में डिमांड आ रही है तो नेचुरली कम फैक्टर्स को अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन बढ़ानी पड़ेगी। अपनी जो एग्जिस्टिंग आइडल पड़ी कैपेसिटी है, जो यूज नहीं हो रही, उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो नेचुरली सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़ेगी और कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। अब यही इनकम और प्रॉफिट्स सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की शेप ले लेंगे, और यही सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स फर्दर डिमांड की शेप ले लेगी। तो ये सर्कल कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। तो जो अच्छी गुड इकोनॉमी है, तो इसमें ये सारी चीजें पॉजिटिव होती हुई आपको दिखाई देंगी। जब रिसेशन का टाइम आता है तो ये सारी चीजें रिवर्स ऑर्डर में हो जाती हैं। रिवर्स ऑर्डर में कैसे? प्रोडक्शन डिक्लाइन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डिक्लाइन, सप्लाई में कमी, एम्प्लॉयमेंट्स में गिरावट, इनकम और प्रॉफिट्स में कमी, सिमिलरली सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स में कमी, और अल्टीमेटली डिमांड में कमी। तो ये सर्कल मल्टीप्लाई होता चला जाता है अनलेस एंड अनटिल कि गवर्नमेंट कोई ऐसा बीच में एक्शन ले कि ये सर्कल ब्रेक हो जाए और जो रिसेशन का ये सर्कल है वो ब्रेक हो जाए। तो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स डाउन जा रही है, गवर्नमेंट कोई ऐसे नॉर्म्स लेके आए कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, तो ये सर्कल टूट जाएगा। तो रिसेशन से धीरे धीरे बाहर आनी इकोनॉमी स्टार्ट हो जाए। तो इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे गवर्नमेंट ने अपने मूव्स बनाए हैं जो इन्हीं पॉइंट्स को आपस में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिसेशन वाला साइकिल टूट जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बेसिक, पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं कि जैसे जो डिमांड होती है बेसिकली, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इस सर्कल के सारे एलिमेंट्स के साथ। जब डिमांड बढ़ती है तो ये सारे सर्कल के जो एलिमेंट्स है वो अपने बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो एक ये भी सच्चाई है कि जब ये एलिमेंट्स बढ़ते हैं तो गुड्स के प्राइसेस भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाता है। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि इन्फ्लेशन में कभी भी इनफाइनाइट इंक्रीज नहीं आएगा। कभी ना कभी गवर्नमेंट के मूव्स या आरबीआई के मूव्स बीच में ऐसे आ जाएंगे कि जब इन्फ्लेशन ज्यादा जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग जाए तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। डिमांड का इन्फ्लेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। डिमांड इन्फ्लेशन को बढ़ाती है और जो सप्लाई है वो इन्फ्लेशन को कम करती है। जितनी ज्यादा सप्लाई बढ़ेगी इन्फ्लेशन को, वो उसके साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है सप्लाई के साथ। तो इसी चीज को मैंने इसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया है। तो डिमांड को फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो इनकम अफेक्ट करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, जितनी अवेलेबिलिटी होगी इनकम ज्यादा होगी, इकोनॉमिक कंडीशंस फेवरेबल होंगी, सप्लाई ऑफ मनी अच्छी होगी, सप्लाई ऑफ मनी जैसे लोन्स के रूप में पैसा अच्छे से मिल रहा होगा। तो ये सब डिमांड को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जैसे इनकम, गुड्स अवेलेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशंस, सप्लाई ऑफ मनी, ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। और जो आरबीआई इनको रेगुलेट करता है इन फैक्टर्स को, अपने रेगुलेशंस के थ्रू इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बट मैंने जो फर्स्ट लाइन बोली थी कि डिमांड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंज्यूमर का सेंटीमेंट है। सेंटीमेंट मतलब उनकी थॉट प्रोसेस। अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है कि भाई इसमें यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, इस देश में कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे तो सब बर्बाद हो रहा है, और आप इस चीज में अगर सोच में पड़ गए हो, तो आप कभी भी बाहर जाके कुछ भी सामान नहीं खरीदोगे, होर्डिंग ऑफ मनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज को रेगुलेशन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को बेसिकली जिस चीज का कंज्यूमर को जिस वजह से डर बैठा है उस चीज को भगाना पड़ेगा। अगर वो डर भाग गया तो वो चीज सेंटीमेंट पॉजिटिव होने स्टार्ट हो गए। तो जो इन्फ्लेशन को हम मेजर कैसे करते हैं? इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए एक आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने जो हमारे बनाया वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई बनाया। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बताता है? इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक बास्केट, फॉर एग्जांपल एक कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बना ली है कि जो एक नॉर्मल एवरेज हाउस होल्ड अपना एक्सपेंडिचर जिनके ऊपर करता है। वो कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हाउस है, या फॉर एग्जांपल फूड है, या फॉर एग्जांपल कोई लग्जरी आइटम नहीं, जैसे मोटर व्हीकल्स हैं या एजुकेशन है, हेल्थ है। गवर्नमेंट कह रही है ये सारी चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट है, बसेस का किराया है। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये सारी चीजें की एक बास्केट है जिसके ऊपर एक एवरेज हाउस होल्ड इसके ऊपर खर्चा करता है। तो
उस बास्केट में हर एक चीज को अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे फूड को अपनी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि एक फूड के ऊपर एक फैमिली कितना खर्चा कर रही है, या मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा कर रही है, हेल्थ पे कितना खर्चा कर रही है, एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रही है। तो इस तरह से उन चीजों की एक बास्केट बना के एक एवरेज खर्चे की जो परसेंटेज बना के, तो उसको एक मैथमेटिकल शेप दे दी जाती है, जिसको एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। ये एक रिटेल प्राइस होता है बेसिकली, जो हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड किया जाता है। तो इसको एक बेस ईयर से कंपेयर किया जाता है। अभी लेटेस्ट जो बेस ईयर है हमारा वो 2012 है, जिसमें कुछ नॉर्म्स को रिवाइज किया गया था। तो 2012 के नॉर्म्स 2012 के साथ उसको कंपेयर करके उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर किया जाता है। तो जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसके अंदर गवर्नमेंट जो मानती है कि सबसे ज्यादा वेट या सबसे ज्यादा जो कंज्यूमर्स खर्चा करते हैं वो फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस पे खर्चा करते हैं, यानी कि फूड के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च होता है एक हाउस होल्ड का, ऐसा इंडिया में माना जाता है। तो इसके पीछे काफी रीजन हो सकते हैं कि जैसे कंट्री में पुअर लोगों की या बिलो पॉवर्टी लाइन लोग काफी हैं, और लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग काफी हैं। तो उनका जो मेन फोकस, उन लोगों का जो मेन फोकस होता है उनका फूड की तरफ ही फोकस होता है कि उनको तीनों टाइम का खाना, दोनों टाइम का खाना मिले। तो अगर आप इसको अमेरिका के साथ कंपेयर करेंगे तो अमेरिका का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके अंदर जो मेजर पोर्शन है वो शेल्टर का है, यानी कि हाउसिंग का है। तो वहां पे जैसे डेवलप्ड कंट्री है तो वहां पे लोग शेल्टर, हाउसिंग, इनकी तरफ ज्यादा शायद एक्सपेंडिचर करते हैं। तो आई थिंक जितना मेरी नॉलेज है 33 to 40% के अराउंड जो उनका आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर उनका जो माना जाता है कि हाउसिंग में है। एज ऑन डेट जो लेटेस्ट डाटा है, इन्फ्लेशन रेट 6.93% है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो एक चीज आपको ये भी समझनी चाहिए कि इन्फ्लेशन ज्यादा है या कुछ डिसेंट लेवल पे है। अगर ज्यादा इन्फ्लेशन है वो तो चलो गलत बात है, अगर एक डिसेंट लेवल की इन्फ्लेशन है तो ये इकोनॉमी, अच्छी इकोनॉमी का साइन है। रीजन भी आप इस सर्कल को ध्यान से देखेंगे, अगर थोड़ी सी इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब आपका सर्कल रोटेशन, सर्कल में रोटेशन हो रही है। जितनी ज्यादा रोटेशन होगी उतनी ज्यादा उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। जितना तेजी से ये रोटेट हो रहा है उसको बोलेंगे हम वेलोसिटी। अब जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी, जितनी ज्यादा तेजी से ये रोटेट करेगा सर्कल। तो उसको वेलोसिटी को तो चलो आरबीआई अपने तरह से किसी तरह से रेगुलेट कर देता है, बट एक डिसेंट लेवल ऑफ जो इन्फ्लेशन है वो एक अच्छी इकोनॉमी का साइन है कि वहां पे चलो सर्कल रोटेट हो रहा है। तो वही चीज लिखी कि जो जितना फास्ट रोटेट होगा उतनी उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, बेसिकली आप इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर कोई घर, एवरेज हाउस होल्ड 100 रुपए का खर्चा कर रहा है, तो 100 रुपए के खर्चे में से गवर्नमेंट मानती है कि अराउंड 45.86% खर्चा वो फूड और बेवरेजेस पे कर रहा है। जो बेवरेजेस है वो नॉन अल्कोहलिक इसमें इंक्लूडेड। तो फूड पे 46% के अराउंड खर्चा कर रहा है एक एवरेज हाउस होल्ड। पान, तंबाकू और इंटॉक्सिकेंट्स पे 2.38% खर्चा कर रहा है। क्लोथिंग पे अपन फुटवेयर के ऊपर 6.53% का वो खर्चा कर रहा है। हाउसिंग के ऊपर 10.07% खर्चा कर रहा है। ये मैंने आपको यूएसए से कंपेयर करके बताया कि यूएसए मानता है कि 33 to 40%, मेरे को एग्जैक्ट नहीं यार, तो उसके अराउंड अबव 30% है, ये श्योर है। 30% से प्लस खर्चा लोग हाउसिंग पे करते हैं यूएसए में, और फूड के अराउंड उनका 15-20% के करीब है। फ्यूल एंड लाइट के ऊपर 6.84% खर्चा करता है, और मिसलेनियस आइटम्स के ऊपर 28.32% खर्चा करता है। अब ये मिसलेनियस आइटम्स में हेल्थ भी इंक्लूडेड है, एजुकेशन भी इंक्लूडेड है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है, आपकी अम्यूजमेंट्स जैसे मूवीज देखना या वाटर पार्क वगैरह, ये अम्यूजमेंट वाली चीजें इंक्लूडेड है, या एनी अदर चीजें जो उससे ऊपर वाली चीजों में नहीं कवर्ड हुई वो मिसलेनियस आइटम्स में इंक्लूडेड है। अगर आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखें तो ये फूड एंड बेवरेजेस वाला जो पॉइंट है, ये हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का मेजर, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो भी लगा लो उसका मेजर ड्राइवर सोर्स है, क्योंकि अराउंड 50% कवरेज तो, वेटेज तो इसी को ही, एक ही आइटम को दे दी गई। तो मैंने इस चीज को एक ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया है इन्फ्लेशन को। तो ये जो ब्लू लाइन है लाइट ब्लू कलर की, इसको आप समझिए कि ये ऑल ग्रुप्स जो है ये जनरल इन्फ्लेशन लेवल है, ये टोटल इन्फ्लेशन लेवल है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि कंट्री का। ये देखिए आप, मैंने इस डाटा को कंपेयर किया है जनवरी 2014 से लेकर जुलाई 2020 तक। तो आप देखिए कि किस तरह से ये इन्फ्लेशन लेवल जो 8% से प्लस था जनवरी 2014 में, ये कैसे डाउन आया, अप हुआ, डाउन आया, अप डाउन आया, अप होकर डाउन आया, फिर दोबारा फिर से ये जैसे जुलाई 2019 के अराउंड ये बहुत ज्यादा शूट अप कर गया, अप हो गया, और उसके बाद अभी ये कोविड की वजह से सिमिलरली थोड़ा डाउन आना स्टार्ट हुआ। तो आप ये साथ में फूड एंड बेवरेजेस जो हमने लास्ट में स्टडी की है जिनका वेट 46% के अराउंड है, उसका साइकिल देखिए, उसका साइकिल भी सिमिलर उसके लाइन पे ही चल रहा है। तो इससे जिससे बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है कि फूड एंड बेवरेजेस ही है जो हमारी पूरी इन्फ्लेशन को ड्राइव कर रहे हैं।
जो मिसलेनियस आइटम्स हमने 28% कवर किए हैं, वो भी इस तरह से अप एंड डाउन जा रही हैं इन्फ्लेशन के इन लाइन, बट उनका उतना इम्पैक्ट नहीं है जितना फूड एंड बेवरेज का बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि फूड एंड बेवरेज किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, किस तरह से पूरी इन्फ्लेशन के डाटा को डिराइव कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप इसमें एक चीज मैं आपको समझना चाहता हूँ कि ये देखो कितना जुलाई 2019 से लेके ये जनवरी 2020 तक ये कितना ज्यादा शूट अप हो गया है। तो सिमिलरली जो फूड वाली आइटम्स है वो भी कितना ज्यादा शूट अप हो गई है। अगर आप न्यूज में पढ़ेंगे तो जुलाई 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक बहुत ही एक्सेप्शनल इंक्रीज आया था फूड के प्राइसेस में, राइसेस के, पल्सेस के प्राइसेस में, जो एक्सेस ऑफ होर्डिंग की वजह से हो रहे थे, वो मार्केट की नेगेटिविटी या न्यूज की वजह से हो रहे थे। तो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल इंक्रीज आया था जिसने पूरी की पूरी मार्केट की इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट में डाल दिया। और अभी ऑल्दो ये अभी कंट्रोल में आना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से आप हमारी इंडियन मार्केट में ये सीन अलग तरह से दिखता है। यूएसए में देखेंगे तो वहां पे मैंने आपको बताया कि हाउसिंग को 33 to 40% की वेटेज है, तो वहां पे ये चीज अलग तरह से व्यू होती है। तो ये चीज बेसिकली हमको समझनी जरूरी है। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप एक बार मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे जाके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में एक पूरा बुकलेट पढ़िए, उस बुकलेट को स्टडी करें और आपको इस चीज के बारे में और जानने में हेल्प मिलेगी कि ये इन्फ्लेशन और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये कैसे बनाया है गवर्नमेंट ने और किस तरह से ये मेजर किया जाता है।